हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रदीप ओझा आप सभी का अपने ओझा एजुकेशन फैक्ट्री चैनल में स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि है प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डियर स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि बीइंग एन इंडियन और बीइंग एन सिटीजन ऑफ इंडिया, हमको अपने कॉन्स्टिट्यूशन को समझना बहुत बहुत जरूरी है। चाहे हम किसी भी स्ट्रीम के हों, चाहे हम इंजीनियरिंग फील्ड के हों, चाहे हम मेडिकल फील्ड के हों, चाहे हम किसी भी फील्ड के हों, हम एज अ डेमोक्रेटिक मेंबर ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री और सिटीजन ऑफ इंडिया, हमको अपने संविधान को समझना बहुत जरूरी है कि हमारी सोसाइटी है किस फ्रेम में वर्क कर रही है, कौन से रूल और रेगुलेशन को हमने अडॉप्ट किया है, जिसके थ्रू हम सोशली हम लोग वर्क कर रहे हैं और अपने आगे अपने पूरे समाज को लेके चल रहे हैं। तो हमको सभी को अपने कॉन्स्टिट्यूशन को समझना बहुत जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन कुछ भी नहीं है, ये एक सेट ऑफ रूल्स है जिसके डोमेन में हम सभी लोगों को रहकर अपने जीवन को आगे लेके चलना है और सोसाइटी को आगे लेके चलना है। ये जो रूल्स लिखे गए हैं, ये एक ड्राफ्ट है जिसमें बहुत ज्यादा आफ्टर मत जैसे हम बोल सकते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग हुआ था, जिसके बाद डिस्कशन के बाद उस ड्राफ्ट को फाइनल टच दिया, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें लगभग 299 मेंबर्स थे, जो कि पर्टिकुलर रीजन से लोगों के द्वारा उनको चुना गया था और उनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भेजा गया था। जैसे कि हम जानते हैं 1946 में हमारे यहाँ पर जो पहले जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जा रही थी, उसमें पाकिस्तान रीजन और जो इंडियन रीजन है वो दोनों एक थे, लेकिन ड्यू टू पार्टीशन पाकिस्तान रीजन अलग हो गया और इंडियन रीजन अलग हो गया। ये दोनों का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ। फिर हमको लगभग 3 साल लग गए इस कॉन्स्टिट्यूशन को डिजाइन करने में, और ऐसा माना जाता है लगभग 114 सेशन हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हुए थे, जिसमें हर एक क्लॉज हर एक सेक्शन पर काफी ज्यादा डिस्कशन हुआ था। उसके बाद हमने एक रूल ऑफ सेट तैयार किया, हमने एक पर्टिकुलर रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन रेडी किया हमारे लोगों के लिए, जिसके द्वारा लोग अपने इस लिबर्टी फ्रीडम जो हम आगे समझने जा रहे हैं उनको उन्होंने गेन किया था। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जाने से पहले हम सबसे पहले उस कॉन्स्टिट्यूशन का जो एसेंस है वो प्रीएम्बल में दिखाया गया है, जिसे हिंदी में प्रस्तावना कहते हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, जब भी हम कोई बुक पढ़ते हैं तो बुक को पढ़ने से पहले उसके सबसे पहले पेज पर एक इंट्रोडक्शन होता है, जिसे हम प्रीएम्बल कहते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन लैंग्वेज में, जिसमें यह बताया गया है कि इस पर्टिकुलर बुक में लिखा क्या है। उसका पूरा कंप्लीटली निचोड़ जो होता है वो एक पेज में बताया गया है। तो ये फिलोसफी ही हमारी प्रीएम्बल बताती है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, लोगों की किस प्रकार की समस्या थी जिनको रिजॉल्व हमको आगे करना है, उसको एक रूल्स के अंदर हमको बांध के रखना है, ताकि किसी का फ्रीडम हम लोग ना ले पाए। हर जो सिटीजन है इंडिया का, हर व्यक्ति है, उसको एक लिबर्टी होना चाहिए, उसको फ्रीडम होना चाहिए, उनको हमने लिख के रखा है ताकि कोई भी व्यक्ति उनके उस राइट्स को छीन ना सके। तो इन सब चीजों को जानने से पहले माय डियर स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड्स, मैं आपको कहना चाहूँ, यदि आपको मेरा लेक्चर सीरीज जो मैंने चालू की है उसमें मैंने लगभग 6 से 7 लेक्चर बना चुका हूं ऑलरेडी, यदि वो आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के बीच में सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब हम समझते हैं कि हमारी जो प्रीएम्बल है वो क्या बोल रही है हम लोगों से। चलिए एक एक वर्ड को, इसमें जो वर्ड दिए हुए हैं जो मैं आपको बोलने जा रहा हूं, इन सब का अपने आप में एक बहुत बड़ा मीनिंग निकलेगा, तो सभी को हम लोग 1 बाय 1 करके अंडरस्टैंड करेंगे। तो चलो हम उसको देखते हैं। सी, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, बी द पीपल ऑफ इंडिया। क्या मतलब निकलता है, हम भारतीय लोग हैं, हम एक हैं। हमने संविधान को बनाकर, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनाकर तैयार कर लिया है, जो कि हमारे द्वारा ही बनाया गया है, जिसमें जो भी रूल्स लिखे हैं वो हमारे लिए लिखे गए हैं और हमको उनको फॉलो करना है। हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ, यानी हमने इस संविधान को सत्यनिष्ठा यानी पूरी ईमानदारी के साथ बनाया है और पूरी ईमानदारी के साथ हम इसको फॉलो करेंगे। विद ऑनेस्टी वी हैव फर्निश्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड विद ऑनेस्टी वी हैव टू फॉलो द ईच एंड वन रेगुलेशन, राइट। तो क्या कहता है, सोवरेन, सोवरेन का मतलब निकलता है वी आर
वी आर गॉट फ्रीडम, यानी हम आजाद हैं। अब हम आजाद हैं तो हमको जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने हैं अपनी देश के लिए, चाहे इंटरनल बात करेंगे चाहे हम एक्सटर्नल लेवल पे बात करेंगे, इन सभी रूल्स रेगुलेशन को बनाने का जो राइट्स है वो हम इंडियंस पे ही रहेगा। इसमें किसी बाहरी लोग का कोई भी इंटरफेयर नहीं रहेगा। यानी हम जो भी करना है हमारी कंट्री के लिए उसके फुली रिस्पॉन्सिबल हम ही है, बाहर का व्यक्ति इसके अंदर नहीं आएगा। हम आजाद हैं डिसीजन लेने के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, वी आर फ्रीडम। हमको किसी बाहर के व्यक्ति की इसमें जरूरत नहीं है। फिर क्या कहता है, सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मीनिंग निकलता है, ये जो वर्ड है वैसे तो सबसे ज्यादा इसका यूज रशिया ने किया है। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट का जो वेल्थ होता है वो सोशली डिस्ट्रीब्यूट की जाती है हर वर्ग के लोगों के अंदर। जैसे कि हम बात करेंगे वेल्थ की, तो जितना हमारा जो लैंड है यानी जो प्रॉपर्टी है, तो उस प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट के द्वारा इक्वली सभी लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है। चाहे हम लोग फैक्ट्रीज की बात करेंगे, चाहे हम जमीन की बात करेंगे, या किसी प्रकार की हम लोग वेल्थ की बात करेंगे, तो गवर्नमेंट का ये मोटो रहेगा कि उसको समाज के सभी वर्ग के अंदर हमको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसी वर्ड को हम कहेंगे सोशलिस्ट। तो हमारा कंट्री क्या है, एक सोशलिस्ट है। फिर अगला वर्ड आता है सेक्युलर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज हम देख रहे हैं प्रेजेंट में इस सेक्युलर वर्ड को हमने लिखा है, लेकिन बहुत सारी इसकी समस्या हमको देखने को मिल रही है। जैसे हिजाब के बारे में आप जानते हैं, मैं उसको फिर कभी किसी दूसरे लेक्चर में आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन आज मेरा मोटो उसको समझाना नहीं है, मेरा मोटो सिर्फ प्रीएम्बल को समझाना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो सेक्युलर है इसका मतलब ये होता है कि हर धर्म के, हर वर्ग के व्यक्ति को किसी एक विशेष धर्म को स्वीकार करने का अधिकार है। व्यक्ति की इच्छा है कि वो किस धर्म को अडॉप्ट करना चाहता है, चाहे वो हिंदू धर्म को अडॉप्ट करे, चाहे वो मुस्लिम धर्म को करे, चाहे सिख को धर्म को अडॉप्ट करे, चाहे वो क्रिश्चियन को करे, किसी भी धर्म को अडॉप्ट कर सकता है, उसको फ्रीडम है। लेकिन उसमें गवर्नमेंट सभी धर्मों से इक्वल डिस्टेंस बना के रहेगा। गवर्नमेंट के लिए कोई भी धर्म उसका खास नहीं है और कोई भी धर्म उसका दुश्मन नहीं है। सभी धर्म को गवर्नमेंट जो है, जो रूलर है हमारी जो डेमोक्रेटिक कंट्री का, वो उसको हर एक नजर से देखेगा। किसी भी धर्म के प्रति बायस्ड नहीं होगा, ना ही किसी धर्म के प्रति वो काफी ज्यादा रूड होगा, काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट होगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो कंट्री है उसका कोई ऑफिशियल धर्म नहीं है, ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। ओके, तो सेक्युलर मीन्स वी आर फ्रीडम टू, वी हैव गॉट फ्रीडम टू अडॉप्ट एनी टाइप ऑफ रिलीजन। तो हमारी कंट्री का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं, डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक वर्ड को पिछले लगभग सभी लेक्चरों में हम इसी की बात करते आ रहे हैं। डेमोक्रेटिक मीन ए सेट ऑफ, डेमोक्रेटिक इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एक ऐसी सरकार होती है जहां पर लोग अपने लिए एक सरकार बनाते हैं, जो सरकार उन लोगों पर ही शासन करती है, उनके इंटरेस्ट के मुताबिक उनके लिए काम करती है। ओके, तो ये है हमारी डेमोक्रेटिक, यानी लोगों के पास फ्रीडम है, वो किसको चुनना चाहते हैं, किसको नहीं चुनना चाहते हैं। यदि खुद वो शासन में आना चाहते हैं तो दे आर फ्री टू बी इलेक्टेड। ओके, यानी हर व्यक्ति के पास राजा बनने का अधिकार भी है और बनाने का भी अधिकार है। इस तरह के फॉर्म को हम लोग बोलते हैं डेमोक्रेटिक। ओके, अब चलते हैं रिपब्लिक। रिपब्लिक मींस, ये डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक दोनों एक ही वर्ड के सिनोनिम्स कहेंगे हम इनको। फिर भी थोड़ा सा रिपब्लिक को थोड़ा सा और स्पेसिफाई करेंगे। रिपब्लिक मींस कि अब जो सरकार है हमारी वो इस टाइप की सरकार है जिसमें कोई मोनार्की नहीं है, यानी डेमोक्रेटिक मींस लोकतंत्र है, यानी जो सिस्टम है हमारा वो लोगों के बनाया द्वारा सिस्टम है। इसमें किसी फॉरेन इन्वेजन नहीं रहेगा, ना ही इसमें कोई मोनार्की फॉर्म चलेगा, यानी किसी व्यक्ति विशेष या किसी किंग के द्वारा पूरी कंट्री को नहीं चलाया जाएगा। यहाँ पर लोगों के द्वारा बनाई गई गवर्नमेंट के द्वारा ही लोगों को आगे की तरफ लीड किया जाएगा, उसको हम कहते हैं रिपब्लिक। ओके, रिपब्लिक आपको मालूम है काफी ज्यादा ये सब स्ट्रगल करने के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बाद हम लोग हर साल 26 जनवरी को हम अब इस रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें आप लोग अपनी खुशी को शो करते हैं। ओके, फिर कहता है एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन, यानी जो मैंने बात किया है सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इस सभी लोगों के लिए हमको सिक्योर करना है। टू सिक्योर ऑल सिटीजन, यानी भारत के जितने भी नागरिक हैं उन सभी को आपको इन सब राइट्स को देना है, सभी को इक्वल नजर से आपको देखना है। फिर क्या कहता है, एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन, उसके अलावा हमको सिटीजन के लिए क्या सिक्योर कराना है, क्या चीज उनको हमको मुहैया कराना है, गवर्नमेंट है क्या दायित्व है, गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि हमको सिटीजन्स को प्रोवाइड कराना है। जैसे कि जस्टिस,
जस्टिस कौन कौन से ग्राउंड पर? सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, यानी कि हमारे इंडियन सिटीजन के लिए जस्टिस होना चाहिए, किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। चाहे हम बात करेंगे कास्ट की, जेंडर की बात करेंगे, हम वेल्थ की बात करेंगे, किसी भी ग्राउंड पर लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट को हर वर्ग के लोगों को जस्टिस प्रोवाइड कराना है, इक्वलिटी लेके आना है सभी लोगों के लिए। तो ये हमारा इसमें जस्टिस फॉर सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, यानी हर व्यक्ति को पॉलिटिक्स में आने का अधिकार है, उसको पॉलिटिक्स आने के लिए फ्रीडम है, इकोनॉमिक वेल्थ में आगे बढ़ सकता है, उसको क्या करना है, आगे कौन सी पढ़ाई करनी है, कौन सा बिजनेस करना है, ये पूरा उसके लिए फ्री है, उसके पास फ्री हैंड्स हैं। अगर कोई भी व्यक्ति या कोई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की इन राइट्स को छीनने की कोशिश करता है तो गवर्नमेंट आगे आएगा और उसको उसके राइट्स को दिलवाएगा। तो यहाँ पर हम इनको जस्टिस दिलवाएंगे। लिबर्टी, यानी इंडियन सिटीजन को लिबर्टी है, लिबर्टी यानी छूट। जैसे कहते हैं ना कि हम जैसे अभी हम छोटे बच्चे होते हैं तो हमारे फादर्स कुछ काम करने के लिए हमको रोकते रहते हैं हमेशा, यानी हमारे पास कंप्लीट लिबर्टी नहीं होती है। हम कभी अकेले बाहर नहीं जा सकते हैं जब तक हम कम एज में रहते हैं, हमेशा अपने फैमिली मेंबर के साथ ही हमको बाहर जाना होता है, या कोई दूसरे व्यक्ति के पास रहना, घूमना फिरना, ये सब चीज हमको एक डोमेन में करना होता है। क्यों? कि उसमें हम लोग के प्रति हमारे जो पेरेंट्स का काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, तो वो उतनी लिबर्टी हमको मिलती नहीं है। लेकिन जैसे ही आप अडल्ट सिटीजन बन जाते हैं तब हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमको एक लिबर्टी देता है। किस टाइप की लिबर्टी देगा? लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप। मीन्स व्हाट? यानी हर व्यक्ति विशेष के पास अपने हिसाब से सोचने का अधिकार है। वो जरूर नहीं किसी के दबाव में आकर नहीं सोचेगा कि मुझे क्या सोचना है क्या नहीं सोचना है। वो whatever he want to thought, he is free to do so. सिमिलरली एक्सप्रेशन, किस प्रकार का अपने पर्टिकुलर व्यूज को एक्सप्रेस करना चाहता है। जैसे कि आज हम देखते हैं हमारे जो कंट्री में सरकार आती हैं फिर चली जाती हैं, हर व्यक्ति अपनी अपनी एक रिमार्क उसमें देता रहता है कि ये सरकार इतनी बुरी थी, ये ऐसी थी, ये वैसी थी। हर व्यक्ति उनकी बुराई कर सकता है, उनकी तारीफ कर सकता है, यानी एक्सप्रेशन शो करने के लोगों के पास राइट्स हैं। और क्या कह रहा है ये? बिलीफ, फेथ ऑफ वर्शिप, यानी किस प्रकार की आप श्रद्धा रखना चाहते हैं, किस में विश्वास रखना चाहते हैं, किस धर्म में विश्वास रखना चाहते हैं, किस भगवान में विश्वास रखना चाहते हैं, किस प्रोफेशन में विश्वास रखना चाहते हैं, आपकी किस चीज में फेथ है, ये सब टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का इस पर कोई जोर नहीं चलता है, उसके मुताबिक अपनी लाइफ को आप जिएंगे। राइट? फिर क्या कह रहा है? इक्वलिटी। इक्वलिटी फिर से वही, यानी इक्वलिटी मीन्स ऑल पीपल आर इक्वल बिफोर द लॉ, यानी कानून के सामने सभी व्यक्ति इक्वल हैं। और यदि किसी भी लेवल पर डिस्पैरिटी है या अनइक्वालिटी है तो गवर्नमेंट की ये अकाउंटेबिलिटी बनती है कि उसको हम लोग धीरे धीरे अनइक्वालिटी को हम लोग क्या करें? वैनिश करें, खत्म करें। चाहे हम बात करेंगे सोशल लेवल पर, चाहे हम इकोनॉमिक लेवल पर बात करेंगे, चाहे हम कल्चरल लेवल पर बात करेंगे। सपोज करो हम देख रहे हैं आए दिन कितनी नई नई स्कीम्स आती रहती हैं। स्पेशली हम बात करेंगे डिप्राइव्ड सेक्शन है, जो वंचित वर्ग के लोग हैं, जो SC ST में आते हैं, जो लोग हैंडीकैप्ड हैं, वो उनके पास भी तो फ्रीडम है ना, वो भी कुछ बनना चाहते हैं, लाइफ को वो भी जीना चाहते हैं, वो भी कार में घूमना चाहते हैं, वो भी एरोप्लेन में घूमना चाहते हैं। यदि वो लोग उसी लेवल में रहेंगे तो कभी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको साथ में इक्वलिटी का बिहेव करे, उनको ऐसे सोर्स को उनको मुहैया कराए ताकि वो अपने जीवन को उस लेवल पर लेके आ सकें। यानी किसी भी ग्राउंड पर हम बात करेंगे तो गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है कि उस इनइक्वालिटी को वो लोग, असमानता को खत्म करे वो लोग। तो ये हम क्या कहेंगे यहाँ पर? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, यानी हर व्यक्ति अपने स्टेटस को इक्वल करना चाहेगा, कोई व्यक्ति किसी से कम रहना नहीं चाहता है। तो ये गवर्नमेंट उसको छूट देती है, आप कर सकते हैं वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। राइट? है स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड प्रमोट अमंग देम ऑल, यानी कौन सी जैसे हम बात करते हैं, आज हम लोग स्टूडेंट्स हैं या हम लोग किसी प्रोफेशन में, हम चाहते हैं किसी पर्टिकुलर एग्जाम्स की तैयारी करना है, तो गवर्नमेंट आपको प्लेटफॉर्म देता है, उस पर आकर आप प्रिपरेशन कीजिए और आप जो भी बनना चाहते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS ऑफिसर, साइंटिस्ट, व्हाटएवर, यानी अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट आपको दे रहा है। लेकिन उसको ग्रेस्प करने के लिए हार्डवर्क तो आपको ही करना है। तो आपको गवर्नमेंट क्या करेगा? अपॉर्चुनिटी देगा, व्हाटएवर यू वांट टू गेन, जो भी आप करना चाहते हैं उसके लिए। क्लियर है? और इस तरह की जो इक्वलिटी की जो फीलिंग्स है उस सभी को प्रमोट करेगा पूरे सिटीजन के अंदर। कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगा। राइट? फिर हम बात करते हैं फ्रेटर्निटी।
फ्रेटर्निटी का मतलब होता है माय डियर फ्रेंड भाईचारे की तरह से रहना। यानी फ्रेटर्निटी ये कहता है कि हम सभी भारतीय लोगों को ऐसे रहना चाहिए जैसे कि हम किसी एक ही फैमिली के मेंबर हों। तो हमको फ्रेटर्निटी को क्या करना देना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। जैसे कि हम लोग, हमारे जो भारत के जो पुराने ऋषि मुनि रहे हैं, उन्होंने स्लोगन कहा है कि वासुदेव कुटुंबकम। वासुदेव कुटुंबकम मतलब सभी दुनिया के लोग हैं वो एक परिवार के हैं, हम उसी को बढ़ावा देना चाहिए। जैसे हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशन है, जो यूनाइटेड नेशन ऑफ असेंबली है, वो सभी कंट्री के लोगों को लगभग जोड़ने की कोशिश कर रही है, सभी के अंदर एक फ्रेटर्निटी के कंसेप्ट को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। तो इस फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल, फ्रेटर्निटी एश्योरिंग डिग्निटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द इंडियन नेशन। यानी कि यदि फ्रेटर्निटी यानी भाईचारे का भाव अगर हमारे भारतीय लोगों के बीच में रहेगा तो इससे क्या होगा, हम एक यूनिटी में बने रहेंगे और हमारे भारत की इंटेग्रिटी है यानी अखंडता है वो बनी रहेगी, यानी उसको तोड़ नहीं पाएगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं माय डियर स्टूडेंट्स कि हमारे भारत में कितनी डाइवर्सिटी है, चाहे हम भाषाओं को लेकर बात करेंगे, चाहे हम लोग धर्म को लेकर बात करेंगे, चाहे हम लोग एक तरीके से देख सकते हैं कि हमारे इंडिया में लगभग कई रंगों के लोग रहते हैं। तो किसी भी ग्राउंड बात करेंगे फिर भी हमारी डाइवर्सिटी को हम लोग अभी बना के रखें। क्यों रखें कि वी आर इंटीग्रल, हम एक हैं, हम यूनिटी में हैं। इसलिए ये कौन सिखा रहा है सारी बातें, हमको कॉन्स्टिट्यूशन सिखा रहा है। ये प्रियम्बल पूरा एसेंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमको ये सब बता रहा है। हमारे जो मैं आपको एक चीज बताने से पहले बोलूंगा कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर थे ना, उनको जब इस संविधान को लिख रहे थे ना, तो उनके अंदर बहुत ज्यादा एंजाइटी थी, बहुत व्याकुल हो रहे थे कि हम इसमें ऐसा क्या लिखें कि कोई पर्टिकुलर वर्ग का व्यक्ति या किसी जाति का व्यक्ति या किसी धर्म का व्यक्ति उसके अधिकार का हनन ना, उसके अधिकार को मारा ना जाए। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कि मान के चलो अभी आपके गांव में सड़क नहीं है, गवर्नमेंट ने सड़क तो बना दी, लेकिन गवर्नमेंट ने इस बात को नहीं देखा कि जो सड़क हम बना रहे हैं वो किसी गरीब के घर को तोड़ते हुए जा रही है। तो यहाँ पर तो क्या हुआ, सड़क तो आपने बना दी लेकिन बेचारे एक गरीब के घर तोड़ दिया आपने। तो ये सारी बातें उनके माइंड में आती थी। दिन रात जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसके हर वर्ड को रिकॉर्ड किया गया है, काफी ज्यादा डिबेट हुई है हर एक चीज पर। उसके बाद लगभग 3 सालों में आके हमने संविधान को बनाया। माय डियर फ्रेंड्स, कोई इजी टास्क नहीं रहा हमारे लिए, इसलिए हमको हर इंडियंस को इस हमारे संविधान को, इस प्रियम्बल को हमको समझना चाहिए। इसको हमको ऐसे रट जाना चाहिए जैसे हम लोग कविता बोलते हैं, पोयम गाते हैं, उस तरीके से हमको हमारे प्रियम्बल का हर एक शब्द मालूम होना चाहिए। ओके, तो इन आवर कंस्टिट्यूएंट असेंबली, आगे क्या कह रहा है, इन आवर कंस्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949, यानी ये सारी चीजें हमने अपने संविधान में लिखी हैं। और 26 नवंबर ऑफ 1949, 26 नवंबर 1949 को हमने अपने संविधान को बनाकर तैयार कर लिया, अडॉप्ट कर लिया था, यानी अपने आप पर लागू कर लिया था हमने इसको। लेकिन इनेक्ट हमने इसको कब किया है, 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया था। तो दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949 टू हियर बाय, यानी हम लोग यहां पर है टू अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू अवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि 26 डे ऑफ नवंबर 26 नवंबर 1949 को हमने इस संविधान को अपने आप को दे दिया, अपने गिफ्ट दिया है कि अब हमारा भारत का जो नक्शा रहेगा, जो लोगों का रहन सहन रहेगा, वो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग चलेगा। कोई व्यक्ति यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ कि मान के चलो कोई व्यक्ति अपने किसी पावर में ज्यादा है, उसके पास वेल्थ है या उसके पास मैन पावर है, उसके बलबूते वो किसी छोटे वर्ग के लोग को दबा कर उसकी राइट्स को वो लोग अडॉप्ट कर ले या ग्रेस्प कर ले। इस तरीके से किसी को भी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो गवर्नमेंट है, किसी को इस तरह का राइट्स नहीं देती है। तो डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में मेरा सबसे मोटो यही था कि मैं अपने वर्ड्स में आपको इन शब्दों को बहुत इजीली समझाने की कोशिश करूं। मुझे आशा है कि आपको प्रियम्बल समझ में आई होगी और मेरे समझाने का तरीका आपको पसंद आया होगा। अगर माय डियर फ्रेंड्स आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसी तरीके से मैं अपने भारत के सभी जो राज्य व्यवस्था है, जिसे हम इंडियन पॉलिटी कहते हैं, मैं अपने शब्दों में इजीली आपके लिए लेके आऊंगा और आपको अपने भारत का संविधान और हमारे भारत की राज्य व्यवस्था को मैं अपने वर्ड्स में आपको समझाऊंगा। ये मेरा ऐसा डिटर्मिनेशन है। आप मुझे प्लीज सपोर्ट कीजिए। और आज के लिए मैं यहीं पर अपने लेक्चर समाप्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।